हाइड्रोजन का, क्योंकि वो हल्का है, इट्स अ लाइटर मोलिक्यूल. सो इज दिस कंसेप्ट अगेन क्लियर टू एवरीबॉडी? यस. चलो एग्जांपल 3.2 सॉल्व करते. ओके, आज तो बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा लेक्चर डाल दिया, खत्म हो गया टॉपिक को अभी. हाँ सर, देखा. देख भी लिया पूरा? नहीं, लिंक देखा मैंने. लिंक देखा. पहला खत्म किया कि नहीं उसका लेक्चर? हाँ, पहला हो गया. वो खत्म करो, क्योंकि संडे को पेपर है ना, उसमें आराम से दो मार्क कैसे निकलते हैं. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है उसमें. चलो नेक्स्ट. एट 300 केल्विन कौन पढ़ेगा अभी? मेगा पढ़ेगी. चलो मेगा. At 300 K, what is the RMS speed of helium atom? Mass of helium. 4u दिया है. ठीक है, जो भी है. व्हाट इज द आरएमएस स्पीड, ऐसा पूछा है हमको. करेक्ट ना? तो एक्चुअली आरएमएस स्पीड के लिए ये 3RT/m0 भी इक्वेशन है. समझ में आया ना? तो बट आर का वैल्यू ऐसे यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है. टेम्परेचर 300 दिया, आर का हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते. और हीलियम का m0 पता है. वैसे m0 कितना होता है हीलियम का मोलिकुलर मास? 4. तो वो पता है, बट आर नहीं दिया. इन्होंने अलग तरीके से ऐसे पूछा है. तो ठीक है, हम लोग निकाल लेते. चलो लेट अस राइट. उन्होंने इससे पूछा एक्चुअली. हाफ एम लिखो, हाफ एम बार वी का स्क्वायर, हाफ एम बार वी का स्क्वायर, एक मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 3/2 kb इंटू टी. इससे पूछा इन्होंने. लिखना शुरू करो तुम. तो देयरफॉर बार वी का स्क्वायर कितना होता है? बार वी का स्क्वायर 2 को 2 गया, मतलब 3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाय कितना होगा? M. एंड देयरफॉर बार वी का स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ. देयरफॉर बार वी इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट? 3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाय m, मास ऑफ वन मोलिक्यूल. ठीक है, हमने फॉर्मूला निकाल दिया ऐसे. तो kb दिया है क्या इन्होंने? kb दिया है. kb का वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन. ठीक है. टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन. टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन. ठीक है. एंड मास ऑफ द मोलिक्यूल एक्चुअली कितना? 4u दिया है मास. एंड एक u कितना? मैंने कल u बोला था. u मींस यूनिफाइड एटॉमिक मास. वो भी कितना वो दिया है उन्होंने? 4 मल्टीप्लाइड बाय u कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? $6.64. 6.64. ठीक है. एंड देयरफॉर मैं यहाँ पे लेता हूँ कैलकुलेशन. बार वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. kb का वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23. टेम्परेचर कितना है? 300 डिवाइडेड बाय 6.64 इंटू 10⁻⁻27. So bar v is equal to root of 300 into 3, 900. 900 into 1.38 divided by कितना? 6.64 and 10 raised to कितना? 4 ना? 4. तो ये कैलकुलेट करके बताओ. 10⁻⁴ का तो 10⁻² मीटर पर सेकंड. बाकी ये वाला रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो. एंड ये वाला जो पार्ट है साइड में मैं लिखता हूँ. कैलकुलेटर से करो, बट ये कैसे होगा? एंटी लॉग ऑफ क्या होगा?
log of half into log of हाँ हाफ करना पड़ेगा, log of 900 plus plus log of 1.38 1.38 माइनस log of, ये भी लिख लो, 6.6 राइट दिस, ये लिख लो बाजू में कैसे होगा, क्या क्या आ रहा है आंसर, 1367.65 13.67 बोलो ना, हाँ मैंने वो डेसिमल so it should be 1367 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर 3.8 नहीं है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी इज नॉट देयर, ये हो गया क्या सबका? ऑलरेडी कंप्लीटेड, किसी का बाकी है क्या? ओके चलो, nobody is saying nothing. Okay, now ये actually the law of equipartition of energy it is not there, but थोड़ा सा मुझे हो गया क्या सबका? हाँ। अभी दो प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करते, चलो 3.3 गिवन द वैल्यूज ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, चलो स्टार्ट करो। 3.3 कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कितना है? 3400 कैलोरी पर किलोग्राम के लिए, प्रिंसिपल है 1 किलोग्राम के लिए, देखो एंड इसवी जो है इट इज 2400 कैलोरी पर किलोग्राम के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ जे, अभी आर तो जूल में दिया है, इसे आर जूल में और ये कैलोरी में है, तो इन दैट केस अगर आर भी तुमको एक्चुअली जूल में ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सॉरी कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इन दैट केस देखो हमारा रिलेशन क्या, हम लोग शुरू से डिराइव करेंगे, बड़ा सीपी देखो, बड़ा सीपी माइनस बड़ा सी इज इक्वल टू आर। ओके, बट ये कब वैलिड होता है? जब सीपी सीवी सीपी एंड आर इन जूल, ऐसे जूल में होते, जूल में होंगे तब। ओके, अपने इसमें क्या हो गया है देखो, अपने इसमें अगर ये कैलोरी में होगा, अगर सीपी कैलोरी में दिया होगा एंड आर जूल में दिया होगा, तो आर को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बाई जे, ऐसा। अभी ये जे मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा तुम। ओके, तो आर बाई जे, ये कब होगा? जब सीपी एंड सीवी कैलोरी में होंगे, या तो कैलोरी में होंगे, करेक्ट, सीपी एंड सीवी कैलोरी में होंगे। ओके, एंड आर इन जूल होगा, आर जूल में, तो ये वाला रिलेशन, क्योंकि फिर सीपी एंड सीवी कैसे एक्सप्रेस करते करेंगे तुम, क्या इधर ऊपर देखो कैलोरी में कहे वैसे, लेकिन आर जूल में है तो आर को भी कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आर बाई जे रिलेशन सबको समझ में आ रही है? हाँ, ओके, एंड उसके बाद में तुमको वैसे तो दिया है एसपी एंड एसवी, यानी प्रिंसिपल दिया है और ये मोलर है, तो प्रिंसिपल और मोलर में रिलेशन क्या होता है? तो एम नॉट इंटू एसपी, सीपी मतलब हम लोग तो डिराइव करते जाएंगे, एम नॉट इंटू एसपी एंड एम नॉट इंटू एसवी इज इक्वल टू आर बाई जी, ऐसे होगा हमारा, क्योंकि हमको एसपी एसवी दिए। तो मैंने ऊपर रिलेशन दिया है ना, सीपी इज इक्वल टू एम नॉट इंटू स्मॉल सीपी, नहीं एसपी लिखो, एसपी ऐसे, एसपी उन्होंने एसपी और एसपी किया, एस करो, प्रिंसिपल के लिए एस यूज किया, स्मॉल एसपी एंड एसवी। ओके, and therefore here your relation will be sp minus sv is equal to r upon m naught j, ऐसा रिलेशन आ गया इस इक्वेशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एंड व्हाट इज आस्क्ड, तुमको पूछा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ जे, ऐसा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ठीक है, हम लोग पहले जे का वैल्यू ऐसे निकाल लेते, तो जे इज इक्वल टू कितना होगा, जे उधर डाला तो जे इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय कितना, एम नॉट इंटू एस पी माइनस एस वी, करेक्ट क्या? करेक्ट ना? हाँ। देयरफॉर जे इज इक्वल टू आर कितना दिया है,
8300 आर। एम नॉट कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए फॉर H2, फॉर H2 एम नॉट कितना होता है? मोलिकुलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? H2 है ना, Two. मतलब मोलिकुलर मास 2। ओके, एंड मोलिकुलर मास 2 एंड Sp माइनस Sv। Sp कितना है? 3400 माइनस 2400। ठीक है, तो J का वैल्यू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मिल जाएगा तुमको। 8300 को डिवाइड किया, 2 4 8, 2 1 2 और 1 3, 4150 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना होगा? 4.15। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कन्वर्ट्स जूल calorie to joule, so this will be 4.15 joule per calorie। एक कैलोरी इज 4.15 जूल। नेक्स्ट, the difference between the two molar specific heats of a gas is 8000 joule per kilogram है, per kilogram Kelvin। डिफरेंस बिटवीन मतलब Cp माइनस Cv, उनका रेशो भी दिया है, मतलब Cp माइनस Cv जो दिया है वो दिया है 8000, ओके, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, एंड उनका रेशो 1.6 P बाई Cv दिया है 1.65। तो ठीक है, ये क्या है? ये तो सादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो Cp का वैल्यू कितना होगा? 1.65 Cv ऐसे, तो उधर डालो ऊपर, देयरफॉर 1.65 Cv माइनस Cv इज इक्वल टू कितना होगा? 8000। मतलब दोनों का डिफरेंस दिया है एंड दोनों का रेशो दिया है। तो 0.65 Cv इज इक्वल टू कितना? 8000, एंड देयरफॉर Cv कितना होगा? 8000 डिवाइडेड बाय 0.65 ऐसे 8000। तो मतलब अगर मैंने 80,000 किया ऐसे 80,000, तो 6.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आता है? जो भी आता है इट शुड बी 12 पॉइंट। हमारे लॉग टेबल से गए ना, एक्चुअली इन्होंने ऐसा इतना बड़ा निकाला है, बट लॉग टेबल से क्या, तो 12,308 आएगा। ओके, एंड ये जूल पर किलोग्राम केल्विन। एक्चुअली इनफैक्ट ये गलत है, ऐसा इनके नोटेशन से तो ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि पर किलोग्राम अगर हो गया तो एक्चुअली मोलर, सी मोलर के लिए यूज किया है ना, सी मोलर के लिए है ना भैया, प्रिंसिपल के लिए एस यूज किया है ना। हाँ, तो ये पर किलोग्राम होगा, पर किलोग्राम होगा, तो ये मोलर है या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है ना, तो गलत मैंने ये यूज किया। तो एसपी माइनस एसवी ऐसे हम लोग करना चाहिए था, हम लोग करेंगे ना, एसपी माइनस एसवी करो एंड एसपी अपॉन एसवी करो, एंड देयरफॉर एसपी सब जगह पे एसपी, एस करना इतना मुश्किल नहीं है। एसपी एसपी, ये एसवी एंड ये एसवी, क्योंकि प्रिंसिपल दिए हैं, सबका एस करो आप। ओके, एंड एसवी मिला। नाउ एसपी इज इक्वल टू एसवी प्लस 8000, एसवी प्लस 8000। तो एसवी कितना आया? 12,308 प्लस 8000, तो कितना आया? 20,308 जूल पर किलोग्राम केल्विन। हो गया कंप्लीट?
कंप्लीटेड की नहीं? नेक्स्ट, Yes, sir. इट इज इंटरेस्टिंग टू यूज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. मैंने बोला था तुमको कि बाद में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो डिलीट किया वापस आएगा. एंड कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस. ओके, नाउ पहला मोनो एटॉमिक गैस. सो राइट डाउन calculation of specific heat of gases. Write down calculation of specific heat of gases. Calculation of specific heat of gases using law of equipartition of energy. 12 number problem. Two vessels A and B are filled with same gas, where volume, temperature, and pressure in vessel A is twice the volume, temperature, and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that of vessel B. क्या यूज हो सकता है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तीनों है, तो क्या यूज होगा? PV equal to nRT or एनआरटी ERT. नहीं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए एन के बी इंटू टी होगा. समझा क्या? एनआरटी यूज करोगे तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में हो जाएगा. ओके, समझा कि नहीं? तो सीधा सीधा पीवी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एन टी. करेक्ट ना? तो एन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पीवी अपॉन टी. करेक्ट कि नहीं? लिखो पीवी प्रोपोर्शनल टू वेसल्स है, तो एन ए अपॉन एन बी क्या होगा वो लिखो. क्या होगा? टी ए वी ए अपॉन टी ए एंड उल्टा टी बी डिवाइडेड बाय टी बी वी बी. करेक्ट कि नहीं? हाँ. तो ठीक है, ये रेशो निकालना है. एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू कुछ क्या क्या दिया है? वेयर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन ए इज ट्वाइस है सब. सो पी ए इज टू पी बी, वी ए इज टू वी बी एंड टी ए इज टू टी बी. तो पीबी को पीबी गया, वीबी को वीबी गया, टीबी को टीबी गया. कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा क्या नीचे? ये नहीं, करेक्ट लिखा था ना. टू था ही वो, तो एक टू जाएगा, तो एक टू गया, तो आंसर क्या है? 2/1. सो एन ए इज टू एन बी. क्या आंसर आया? 2:1. समझा कि नहीं? है क्या उसमें? सारंग पढ़ो. नेक्स्ट 11 Calculate the रहेगा. ratio of mean square speeds of molecules of gas at 30K and 120K. मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस नहीं है, मीन स्क्वायर. तो मीन स्क्वायर स्पीड ऐसे होता है 3RT by RT बाय एम नॉट. तो सीधा सीधा इसमें गैस सेम है ना, तो 3R एंड एम नॉट ये क्या है? constant. कांस्टेंट. फिनिश्ड. सो V का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? Temperature. टेम्परेचर. तो V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सीधा सीधा क्या होगा? T1 बाय T2. और वो कितना है? 30/120. तो क्या है आंसर? 1/4. करेक्ट.
जाशक पड़ेगा अभी। जाशक पढ़ो। कौन है यार, बाकी इतना टाइम नहीं चलेगा। मेगा पढ़ो। A gas in a cylinder is at pressure P. If the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then find the resultant pressure. कौन सा यूज करना पड़ेगा? P इज इक्वल टू क्या? कल का याद है क्या? 1/3 One n m v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V। तो क्या क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? मेगा N एंड 1/3. वो तो छोड़ो, और क्या कांस्टेंट है? अरे वॉल्यूम भी बदला है क्या? तो एन भी कांस्टेंट, मतलब तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? m इनटू बार V का स्क्वायर। तो P2 बाय P1 इज इक्वल टू कितना होगा? m2 बाय m1 इंटू बार V2 का स्क्वायर अपॉन बार V1 का स्क्वायर। करेक्ट कि नहीं? बार V2 बाय V1 का स्क्वायर ऐसे किया तो भी चलेगा ना, दोनों मिलते हैं। बराबर है ना? एंड मास कितना किया? P1 इक्वल टू P दिया है, इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू P एंड मास M2J वो कितना किया है? 1/3. 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। एंड वेलोसिटी क्या किया? स्पीड क्या किया? डबल। इज 2 टाइम्स V1। डाल दो यहाँ। therefore P2 बाय P1 मतलब P है। मास 1/3 M1 किया अपॉन M1 एंड वेलोसिटी 2 टाइम्स V1 किया। निकल गया ये गया। तो सीधा बहुत सिंपल आंसर है। कितना है? 4/3 आया ना? है क्या इसमें? कुछ भी तो नहीं है। भी पढ़ो। सर मैं ही ना। हाँ So that RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of sulfur dioxide molecule at कौन ST. सा यूज करने का? RMS वेलोसिटी मतलब V RMS इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला? √3 RT upon m0. तो STP है, बोथ एट STP मतलब क्या क्या कांस्टेंट है इसमें? टेम्परेचर और m0 नहीं, m0 नहीं, R. R and T are constant, करेक्ट? हाँ, R and T are constant। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा? V RMS प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कितना होगा? रूट ऑफ m0, करेक्ट कि नहीं? हाँ। और ऑक्सीजन का √2 टाइम्स लिखो। ऑक्सीजन का है
सो हम लोग ऐसा v प्रोपोर्शनल टू रूट m ऐसा करेंगे। तो v मतलब v RMS ऐसा लिखेंगे, थोड़ा सिंपल करेंगे एंड m नॉट को m करेंगे। ठीक है, देखो है ही नहीं कुछ इसमें। तो ऑक्सीजन का मतलब VO अपॉन VS, यहाँ पे हमारे ये लिखेंगे O मतलब ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन एंड S मतलब क्या है? Sulfur. सल्फर। क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस है ना SO2। हाँ हाँ तो VO अपॉन VS विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? MS अपॉन MO। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है पता है क्या किसको? सल्फर कितना होता है? 32. तो सल्फर 32 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 64. एंड ऑक्सीजन का O2 का कितना होता है? 52. 2 into 16 32 होता है ऑक्सीजन का। लिखो साइड में से। तो MS is 64, एक्चुअली ग्राम पर मोल होगा एंड ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 ग्राम पर मोलर मास। तो VO इज इक्वल टू VS इधर डाल देंगे एंड सल्फर का कितना है? 64, ऑक्सीजन का 32। कुछ हो गया, सो इट इज √2 टाइम्स VS ऑक्सीजन का। हो गया कि नहीं? लिखो अच्छी तरह से सब। हो गया? हाँ चलो नेक्स्ट। एट व्हाट टेम्परेचर, पढ़ो, कौन पढ़ेगा अभी? समृद्धि। At what temperature will oxygen molecules have same speed as helium molecules at STP? RMS स्पीड। तो RMS स्पीड का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। क्या है वो? अभी तो बोला था कितना? √of 3RT upon molar mass m. हाँ, मोलर मास M। ओके, V इज इक्वल टू VRMS ऐसा करेंगे हम लोग। V इज इक्वल टू VRMS ऐसा। तो फिर V मिलेगा हमको ऐसे सिंपल में। RMS वगैरह लिखने में ज्यादा ये लगता है। तो एट व्हाट टेम्परेचर ऑक्सीजन का स्पीड एंड हीलियम का स्पीड सेम है। वो मीन्स ऑक्सीजन। देखो जैसे शॉर्ट में लिखने का थोड़ा, और अपने जो ये ना ये साइड में लिखने का ऐसे हीलियम। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3RTO अपॉन MO, करेक्ट कि नहीं? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RTH अपॉन MH। ऐसा दोनों का स्पीड सेम है। तो वैसे स्क्वायर करने के बाद 3RTO अपॉन MO इज इक्वल टू 3R
TH अपॉन MH ऐसे होगा। तो 3R तो कैंसिल हो जाएगा। और किसका पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर? ऑक्सीजन मोलेक्यूल्स टेम्परेचर पूछा है, तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर पूछा है। सो TO पूछा है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर। सो TO इज MO TH अपॉन MH। एंड बताओ मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? हाँ 32. 32। हेलियम का कितना? मोलर मास कितना हेलियम का दिया है उन्होंने? 4। एंड हीलियम का कौन से डिग्री पे दिया था? एट STP है ना? तो STP मतलब कितना? 273 केल्विन। इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकालो। तो दोनों का RMS स्पीड कौन से टेम्परेचर पे सेम होगा ऐसे पूछे। यानी जो हीलियम का 273 पे, वो ऑक्सीजन का कौन से इस पे होगा? तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 है, उसका टेम्परेचर हीलियम का 273 है, हीलियम का 4। सो सेम स्पीड होने के लिए 8 टाइम्स टेम्परेचर लगेगा उसको ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन to have same RMS speed as helium at STP. तो कितना आता है? 200. Will the molecule of oxygen and helium will have same kinetic energy in this case? Will the molecule of helium and oxygen will have same kinetic energy in this case? Yes. Same kinetic energy की बात कर रहा हूँ मैं। One molecule of helium and one molecule of oxygen. Will they have same kinetic energy? हाँ क्या हाँ? Will they have kinetic energy? टेम्परेचर डिफरेंट है यार। हीलियम का 273 है, इसका 2184 है। कल क्या पढ़ा फिर? हाफ KB इंटू टी। हाँ क्या बोलते हो तुम? हाफ KB इंटू टी हर मोलेक्यूल का रहता है ना, तो सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए टेम्परेचर सेम होना जरूरी है ना। हाँ तो सर at same समझा। फिर वेलोसिटी डिफरेंट होगा एट सेम टेम्परेचर। बट जिस टेम्परेचर पे वेलोसिटी सेम होगा दो मोलेक्यूल का, यानी जिस टेम्परेचर मतलब बोल रहे कि दो अलग अलग ही टेम्परेचर लगेंगे। हीलियम का 273 पे जो वेलोसिटी है ना, उतना वेलोसिटी ऑक्सीजन को आने के लिए 2184 लगता है टेम्परेचर, 8 टाइम ज्यादा लगता है। वेलोसिटी सेम रहने के लिए 8 टाइम ज्यादा टेम्परेचर लगता है। तो काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा क्या? नहीं। कितना रहेगा फिर? कितने टाइम्स रहेगा हीलियम के? 8 टाइम्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 3/2 T। हाफ नहीं है, 3/2 KB इंटू टी, ये कॉन्स्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हीलियम का ऑक्सीजन का टेम्परेचर 8 टाइम्स ज्यादा है, तो उसके मोलेक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हीलियम से कितने टाइम ज्यादा होगी? ये सब CET में ऐसा आया ना तो ही समझता है, 8 टाइम ज्यादा होगी, लेकिन दोनों का स्पीड सेम है एट दैट टेम्परेचर। बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ MO VO स्क्वायर एंड हाफ MO MH VH स्क्वायर। तो हमने VH तो सेम रखा है, बट VH सेम रखने के बाद भी मास ऑफ हीलियम जो है उसके 8 टाइम ज्यादा इसका मास है ना, इसका 4 है, तो इसका 32 है मास हीलियम का। और हमने VO इक्वल टू VH रखा है,
ये और ये सेम है, तो इसका एनर्जी कितने टाइम्स रहेगा ऑक्सीजन का? मास 32 टाइम्स है उसका, सॉरी 8 टाइम्स है, 4 है, 4 into 8 32। कुछ समझा क्या, दिमाग में घुसा कि नहीं? हाँ सर। चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ने वाले तो कम है, आना पढ़ो अभी। Compare the RMS speed of hydrogen molecules at 127 degrees Celsius with the RMS speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius, given that the molecular masses of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. What you have to do? Compare the RMS speed. किसका किसका? Oxygen and hydrogen. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? Which formula to be used? VRMS is equal to VRMS. V is equal to VRMS equal to जो यूज किया वही स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन M ऐसा। ओके, वेयर M इज इक्वल टू M0 ऐसे हम लोग करेंगे। बट इस केस में कंपेयर अगर करना है तो टेम्परेचर सेम है क्या दोनों का? नहीं। और मोलेकुलर मास? no. नो। सो 3R ओनली कांस्टेंट है। अगर 3R कांस्टेंट है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? T बाय M। समझा क्या? हाँ। एंड हमारा H मीन्स हाइड्रोजन करो, H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स क्या? ऑक्सीजन ऐसा लिखो। सो V किसका किसका? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन करना है। सो VH अपॉन VO इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? क्या होगा? TH अपॉन TO इंटू क्या होगा? MO upon MH। MO अपॉन MH। अभी बाकी लिखो जो भी है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना? 32। हाइड्रोजन का 2। ओके। ऑक्सीजन कौन से टेम्परेचर पे? 27। तो उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्या? 300। 300 के लिए। और TH कितना है? 400। 127 प्लस 270 डाल दो। सो VH अपॉन VO इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ TH कितना है? 400। 400। ये VO, ये 300। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 32। दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये गया 4 16 32। सो रूट ऑफ कितना? 64/3। 64/3। ठीक है, तो जो दिया है बुक के वैसे ये इज टू व्यू इज इक्वल कितना होगा? 8:3। नेक्स्ट अभी कौन? मंगेश पड़ेगा। चलो पढ़ो क्या सर? हाँ पढ़ो। Calculate the average molecular kinetic energy per mole per kg per molecule पर of मोल नहीं oxygen. है वो, पर मोल नहीं है। Kilomole. हाँ। Per kg per molecule of oxygen at 127 degrees Celsius, given that molecular weight of oxygen is 32, R is 8.31 joule per mole Kelvin,
and Avogadro's number Na is 6.02 into 10 to power 23 molecules per mole. ठीक है, तो क्या क्या करोगे, देखो जो भी दिया है वो तो लिखो पहले टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 127 प्लस 270 केल्विन 400 केल्विन। ठीक है, फिर आर कितना है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। पर मोल केल्विन। ठीक है ना, पर मोल केल्विन। एंड Na दिया है एवोगाड्रोस नंबर, ये कितना है 6.02 into 10⁻23 molecules per mole। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहला जो कैलकुलेट करना सिंपल होगा, इट विल बी आर दिया है क्या, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, काइनेटिक एनर्जी पहले कौन सा अच्छा होगा कैलकुलेट करना। मैं तो यहाँ पे जो भी डेटा दिया उससे मैं तो कैलकुलेट करूंगा काइनेटिक एनर्जी पर मोलेक्यूल। उसका फॉर्मूला क्या है 3/2 क्या Kb इंटू टी ना, एंड Kb कितना होता है R/Na, क्योंकि मुझे R और Na दिया है, बट बहुत केयरफुली करना है क्योंकि R भी मोल होना चाहिए और Na भी मोलिक्यूल्स पर मोल होना चाहिए, समझा क्या, वो करेक्ट है। सो 3/2 R कितना 8.31 डिवाइडेड बाय Na कितना 6.02 इंटू 10⁻23 और टेम्परेचर कितना दिया है 400। सो आई कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल। तुम लोगों के लिए मुझे धीरे से, मैं तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और सीईटी के लिए वो सीखना ही हमको एक्चुअली बात। तो कितना होगा ये 600 करेक्ट ना, इंटू 8 पॉइंट कितना 31 डिवाइडेड बाय 6.02 एंड ऊपर जाके 10⁻⁻23 होगा। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन बताओ मेरे को कैलकुलेटर पे। eight 28.2 कितना 28.2. 828.2 correct into 10⁻⁻23 joule. So if I make it 8.282 तो 10 कितना होगा -21 जूल आया क्या पर मोलेक्यूल। ठीक है ना, हाँ अभी देखो मैं हर तरह से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, करेंगे हम लोग इनफैक्ट, तो सब तुमको पता चलेगा कैसे करना है। मैं एक्स्ट्रा केसेस लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर मोल लेना है मुझे, पर मोल मतलब 3/2 Kb इंटू टी, ये जो भी है पर मोल। एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं Na मोलिक्यूल्स ना एवोगाड्रोस। हाँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ 1/n
वन नहीं, बाय NaCl. हाँ, एक मोलेक्यूल की एनर्जी तो एन मोलेक्यूल की कितनी, ऐसे। तो ये हमने कैलकुलेट की है बेसिकली, यहां से भी कर सकते हो तुम ऐसे। ठीक है ना। एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ से मत करो इसको, KB इंटू NaR होता है, तो 3/2 RT ऐसे ऐसे करता हूँ। सो R इज KB इंटू Na, वापस कैलकुलेट करूंगा मैं, दैट इज बेटर, कैलकुलेशन से अच्छा है। 3/2 RT एक्चुअली ये सीट में बाय हार्ट करना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT, और उसके लिए R जो है ना वो मोल में चाहिए, वो मोल में है क्या देखो, क्योंकि अगर वो 8310 दिया होता ना R 8310, तो वो किलो मोल में हो जाता। तो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि दिस वुड हैव बीन देन जूल पर किलो मोल केल्विन, बट ये पर मोल दिया है, तो मैं मोल वाला R यूज कर रहा हूँ क्या वो देखना चाहिए, और वो कितना दिया है 8.31, समझा क्या, दैट इज करेक्ट। एंड टेम्परेचर कितना है 400, सो ये ऐसा 200, तो 600 इंटू 8.31, ये कितना आता है, ये यहाँ पे लिखो जूल पर मोलेक्यूल निकाला तुमने ऊपर, पर मोलेक्यूल, इसका आंसर कितना आता है 600 इंटू 8.31, इसका आंसर 4986. 86. 4986, ये जूल पर मोल आया, पर मोल। अभी तुमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, पर किलो मोल, तो आइदर R तुम किलो मोल में यूज कर सकते थे, या तो मैं एक काम करता हूँ, 1 किलो मोल मतलब कितना होता है 10⁻³ मोल, करेक्ट कि नहीं, 10⁻³। तो अगर मेरे पास Ke पर मोल है, तो 1 किलो मोल की मल्टी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, Multiply. कितने से, Raised to 10⁻³ जूल पर किलो मोल। मैंने मोल की भी निकाल के दिखा तुमको, एंड नाउ किलो मोल, मैंने मोल की पूछी तो भी है हमारे पास, तो ये कितना है 4986 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो मोल, मतलब इसका है कि 4.986 तो 10⁻² कितना होगा 6 जूल पर किलो मोल। तो सबका कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो 4 पॉइंट है क्या 986 इंटू 10⁻6, समझा, समझा कि नहीं, हाँ, ठीक है। अभी पर किलोग्राम पूछा है, पर किलोग्राम, ओके। अभी ध्यान दो, वैसे दो तरह से तुम कर सकते हो, ये कौन सा गैस है, गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ध्यान दो, ऑक्सीजन में अगर मैंने 1 मोल किया ना, तो 1 मोल 32 ग्राम होता है, बट अगर मैंने 1 किलो मोल किया ना, ध्यान साइड में लिख लो, 1 किलो मोल किया तो 32 किलोग्राम बन जाता है, क्योंकि 10⁻³ से मल्टीप्लाई होता है ऑक्सीजन में। तो मोल का ग्राम होता है और किलो मोल का किलोग्राम, तो काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम पूछा होता मुझे, पर ग्राम, हाँ पर ग्राम, पर ग्राम, मैं ग्राम का भी निकाल रहा हूं, तो इट वुड हैव बीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय पर मोल, क्योंकि मोल और ग्राम में रिलेशन, तो कितने से डिवाइड करना पड़ता 32 से, समझा कि नहीं, हाँ. तो पर मोल की ले लो अभी, पर मोल की कितनी है 4986 डिवाइडेड बाय 32, ये क्या आएगी, पर जूल पर ग्राम आएगी, जूल पर ग्राम, क्योंकि तुमने पर मोल यूज किया और मोल ग्राम में होता है, तो ये डिवाइड करके कितना आता है बताओ मुझे,
कितना आता है? One 155.8. 155.8 जूल पर ग्राम, ठीक है। एंड मुझे जो पूछा गया दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम पूछा गया, बट किलोग्राम के लिए पूछा है तो के पर किलो मोल को मुझे 32 से डिवाइड करना होगा पर किलो मोल इसको, तो इट इज 4.986 into 10⁻⁶ divided by 32 ऐसे पर किलो मोल, तो इट इज 49.36 डिवाइडेड बाय 32 किया तो 10⁵ जूल पर किलोग्राम होगा। ये कितना आएगा? 155.8 into 10⁻³ नहीं, ये तो कितना, ये 1.558 होगा ना, इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये मैंने ऐसे किलो मोल से निकाली, किलो मोल से, बट मेरे पास ग्राम का भी है तो मैं ऐसे भी कर सकता था। और के पर किलोग्राम शुड बी के पर ग्राम, 1 ग्राम का मुझे पता है पर निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ क्योंकि 1 किलोग्राम जो होता है इट इज 10⁻³ ग्राम। ऐसे भी मैं निकाल सकता था क्योंकि ये मैंने निकाली, तो सीधा सीधा के पर ग्राम 155.8 इंटू 10⁻³ ऐसा भी करता तो जूल पर किलोग्राम आ जाता। समझा क्या सबको? ऐसे भी मैं कैलकुलेट कर सकता था। सो इट वुड हैव बीन 1.558। बस वो तुमको देखना चाहिए कि तुम यूज क्या कर रहे हो, किलोग्राम, ग्राम, मोल, ऐसा ये देख के पूरा करना चाहिए। एक एक्स्ट्रा में ऐसे पूछता हूँ, you have to find kinetic energy of, मैं ऐसे बोलता हूँ कि kinetic energy of 40 ग्राम निकालना है, 40 ग्राम का काइनेटिक, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो यू नो काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, तो 1 ग्राम का पता है, अभी इसको कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 1 ग्राम, हाँ 40 से। समझा क्या है? मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। सो इट इज 155.8 पर ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 40। तो इसको पर 40 ग्राम ऐसा नहीं लिख सकते, इसलिए जूल ही लिखो मल्टीप्लाई करके। कितना आता है देखो, all types of questions are covered here. कितना होता है? क्या है? अरे अभी तक नहीं हुआ कैलकुलेशन। 6232. 6232 ऐसा सबका हो गया। हाँ. So that completes the problems, इसके प्रॉब्लम्स, मतलब जो सेक्शन है इसके प्रॉब्लम्स बाद में वो फॉर्मूले रिकॉल करना एंड ऑल फिर में। अभी बस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट इज रेडिएशन। लिखो, समझा कि नहीं? तो लैम्बडा मैक्स indicates the wavelength at which the black body dominantly radiates. एंड वो लैम्बडा मैक्स बी तो कांस्टेंट है,
तो वो जो लैम्बडा मैक्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा फिर? ब्लैक बॉडी के किसके ऊपर? अरे अभी ग्राफ में Temperature. करना है टेम्परेचर. सो राइट डाउन इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. is a function of temperature of a black body. Is a function of temperature of a black body. चलो एग्जाम्पल 3.5 सारंग पड़ेगा अभी. Calculate the value of lambda max for solar radiation, assuming that surface temperature of sun is 5800 Kelvin. B is equal to 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? तो सन को क्या एज्यूम करना है? सन को क्या एज्यूम करना पड़ेगा इस केस में? अगर विन का Black body रिलेशन ना? करना है तो ब्लैक बॉडी. तो लिखो टेम्परेचर ऑफ द सन कितना है? 5800 केल्विन. ओके. एंड विंस कांस्टेंट कितना दिया है? 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. Okay. And Wien's law जो है it says lambda max into T is equal to B. So you can calculate the surface temperature of the sun. देखो कितना है. अगर सन को ब्लैक बॉडी तुमने समझा तो कौन से वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है ये भी अगर तुमने कैलकुलेट किया ना, यानी तुम्हें काम करने का, ये सोलर रेडिएशंस आ रहे तो तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट करो. लैम्बडा वेवलेंथ डिटेक्टर रखो एंड वेवलेंथ डिटेक्टर रख के कौन से वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है वो निकालो. अगर ऐसे किया सपोज तो तुम यहाँ से टेम्परेचर भी निकाल सकते हो. सरफेस टेम्परेचर. यार उल्टा क्वेश्चन है. इधर बोल रहे कि टेम्परेचर इतना है तो लैम्बडा निकालो. तुम उल्टा कर सकते हो इनफैक्ट कि लैम्बडा निकाल सकते हो कौन से वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है और उससे सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो उल्टा है यहाँ पे ना. तो तुमको लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करना है. तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? बी अपॉन टी. तो बी कितना है? 2.897 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एंड सरफेस टेम्परेचर कितना दिया है? 5800. सो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसे करता हूँ 28.97 इसको 28 पॉइंट तो 10 रेज टू कितना होगा? माइनस कितना? 4 एंड नीचे 5.8 इंटू 10 रेज टू 3 एंड इसका डिवीजन करो ऐसा. तो इसका जो डिवीजन है इट कम्स आउट टू बी 4.995 4.995 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर. अभी एंगस्ट्रॉम में कर रहे क्या यार, सब जगह पे नैनोमीटर में लिखने का, इधर एंगस्ट्रॉम में कर रहे. तो एंगस्ट्रॉम में तो अगर उन्होंने किया तो ठीक है, ये 4995 4 डिजिट में होता है सीधा 10 रेज टू माइनस 10 तक जाना है. सो एंगस्ट्रॉम. ओके. ये पूछ रहे कि ये सन से आने वाला लैम्बडा मैक्स है तो कौन से रीजन में है? तो सीधा 4000 to 8000 इज विजिबल. सो this value lies in the visible region of electromagnetic spectrum. So write down this value lies in the visible region of the electromagnetic spectrum. This value lies in the visible region of the electromagnetic spectrum. हो गया क्या सबका? हो गया ना? हाँ. Now next, the last law, Stefan-Boltzmann law of radiation. Stefan-Boltzmann law of radiation.
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन. ओके एंड ये मैं पहले से बता रहा हूँ स्टीफन्स लॉ, बट इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. एवरीबॉडी लुक हियर केयरफुली. We shall now discuss the temperature dependence of thermal radiation. Temperature dependence मतलब मैंने जो rate of emissive power है, मैंने हर बार बोला कि is directly proportional to absolute power absolute temperature to the power 4 ऐसे. तो actually we shall now discuss temperature dependence of thermal radiation emitted per unit time by a black body. In 1879, Joseph Stephen proposed an empirical relation. उसने इसे empirical power उससे 16 times 1600 केल्विन पे emit करते हैं बॉडी. हो गया क्या लिख के सबका? हाँ. If it is completed, problems अभी start होते हैं. Theory complete हो गया. चलो. Calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area. 1 minute है मतलब टाइम दिया है 1 मिनट. लिखो फटाफट. टाइम 1 मिनट दिया है मतलब 60 सेकंड. सब SI में लेना पड़ेगा. उसका एरिया दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 200 इंटू 10 रेज टू कितना -4 मीटर स्क्वायर मतलब 2 किया 2 तो 10 रेज टू -2 मीटर स्क्वायर. तन्मय बाबू आया है ना? लेट क्यों आता है रे? एंड टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है तो उसको 273 केल्विन में करना चाहिए. तो कितना आता है 400 केल्विन मतलब 4 इंटू 10 रेज टू 2 केल्विन. एंड सिग्मा 5.7 दिया है इंटू 10 रेज टू -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेज टू 4. ठीक है. सीधा क्यू पूछा है अभी हमको एंड क्यू का परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो सिग्मा ए टी टी रेज टू 4 इज द एनर्जी एमिटेड. Therefore, Q is equal to sigma कितना है 5.7 into 10 raised to -8. Area 2 into 10 raised to -2. Time 60 and temperature 4 into 10 raised to 2 है उसको raised to कितना 4. इसमें कैलकुलेशंस ही थोड़े ऐसे डिफिकल्ट रहते हैं तो 5.7 into 2 into 60 करो 120. इधर ये और ये मिलके 10 का पावर -10 4 रेज टू 4. कोई बता सकता है फटाफट कितना आता है? 256. एंड 10 रेज टू कितना है 8. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आता है देखो. ये 0 इधर जाएगा 684 आता है एंड उसके साथ में 256 है एंड 10 का पावर कितना है -2. वो तुम किसी एक को ऐसे दे सकते हो. 684 है दोनों में से किसी को दो तो 2.56. ये टोटल हीट एमिटेड है तो इसका यूनिट क्या होगा जूल पर सेकंड जूल पर मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका यूनिट? जूल जो भी है. ओके सो आई लीव इट एज अ होमवर्क. इतना जूल जो भी आता है. कंप्लीटेड हो गया. चलो नेक्स्ट. A 60 watt filament loses. अभी देखो वेरी इंपॉर्टेंट है 60 वैट. अभी इसमें ना तुम R इज इक्वल टू Q/80 ऐसा देख रहे हो तुम. ठीक है ये ऐसे एमिसिव पावर
बट मेनी टाइम्स सिर्फ Q बाई टी, यहाँ पे 60 वैट बोला है, मतलब ये पावर है, पावर। एंड ये पावर जो होता है इट इज सिंपली Q बाई टी, मतलब तुमको जो दिया है ना वो Q बाई टी दिया है इनफैक्ट। तो कभी कभी ये Q बाई ए देते हैं, Q बाई टी देते हैं, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है कि 60 वैट है ये, सो इट इज बेसिकली Q बाई टी तुमको दिया है। ओके, सो गिवन वो dq बाई dt लिखते हैं ऐसा, फिर भी ठीक है, हम लोग Q बाई टी लिखा तो भी चलेगा। गिवन Q बाई टी 60 वैट, मतलब 60 जूल पर सेकंड है ना, ये जो भी 60 जूल पर सेकंड है। तो Q बाई टी दे तुमको। एमिसिविटी मतलब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो एमिसिविटी 0.5 है। ओके, एंड एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया दिया है 5 into 10 raised to -5 meter square is the area, एंड इसका सिग्मा जो दिया है 5.67 into 10 raised to -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, केल्विन रेज टू 4। एंड पूछा तुमको है, क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर। तो तुमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अभी Q बाई टी का फॉर्मूला, टी इस साइड में लाया, ऐसा समझ के करो। Q बाई टी का फॉर्मूला भी क्या होगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, जनरल फॉर्मूला Q का क्या होता है ये याद होना चाहिए, E सिग्मा A T T रेज टू 4। तो Q बाई टी किया तो क्या होगा उसका आंसर, ये लिखो साइड में फॉर्मूला। Q बाई टी का आंसर क्या होगा, E सिग्मा A T रेज टू 4 होगा। तो सब वैल्यूज हम लोग ऐसे डाल देते हैं, एटलीस्ट ये या तो कैसे भी कर सकते हो, T/4 इज इक्वल टू, ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे पहले, T/4 इज इक्वल टू Q बाई टी, सॉरी T रेज टू 4 इज इक्वल टू Q बाई टी एंड 1 अपॉन E सिग्मा A। तो नॉर्मली क्वेश्चन इनफैक्ट इस लॉ पे अवॉइड करना चाहिए, इनफैक्ट ये थोड़ा सा, ये तो करते बैठना पड़ता है, 3-4 मार्क के लिए आए, वर्थ है तो करने का। फिर E सिग्मा A, तो T जो है T इट इज Q बाई टी 1 अपॉन E सिग्मा A रेज टू कितना होगा 1/4, रेज टू 1/4। ओके, एंड बाकी में फिर वैल्यूज डालो इसमें भी। देयरफॉर T इज इक्वल टू Q बाई टी कितना है 60, Q बाई टी 60 दिया है, 1 अपॉन E कितना दिया है 0.5 एमिसिविटी, सिग्मा कितना है 5.67 into 10 raised to -8 एंड एरिया कितना दिया है 5 into 10 raised to -5 is area given, this is, and raised to all 1/4 है ये, all raised to 1/4 है। ओके, तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, देयरफॉर T इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेशन इसमें कैसे करने का वही सिर्फ बता दो तुम लोग को, 60 है, फिर ये 0.5 एंड 5 को अंडरलाइन करो, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2.5 है, उसके साथ 5.67 है, 5.67 है, एंड ये 10 रेज टू -13 है, ऊपर जाके उसका कितना होगा 10 रेज टू होगा 13, 10 रेज टू 13, उसको रेज टू 1/4, 10 रेज टू 13 उसको रेज टू 1/4। ओके, तो यहाँ तक तो आ गए। कैलकुलेशन आई विल जस्ट शो यू कि ये रेज टू 1/4 है, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर ऐसे लेना चाहिए कि जो 4 से डिविजिबल है, इसलिए इधर का एक 10 यहाँ पे शिफ्ट करो, सो इट विल मेक इट 600 into 10 to the power 12। अब ये 4 से डिविजिबल है, एंड बाकी जो बचा हुआ है नीचे 2.5 into 5.67 ऐसा करना। इसलिए मैं बस दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करने से, रेज टू 1/4 होता है इसमें, तो इसलिए थोड़ा ये डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, क्योंकि फिर लॉग भी उतने तुमको लेने पड़ेंगे। तो 600 डिवाइडेड बाय
इनफैक्ट तुम 600 डिवाइडेड बाय 2.5 भी कर सकते थे, मतलब इस साइड में करो ऐसे 6000 डिवाइडेड बाय 25, तो एक तो लॉग ऐसे निकल जाएगा। इससे कितना आता है बताओ मेरे को। टू 40 240, तो ठीक है ना, एक तो लॉग ऐसा यहाँ से निकल गया, तो 240 अपॉन 5.67 है, रेस टू कितना 1/4 ऐसे, एंड 10 रेस टू 12 जो है उसको रेस टू 1/4 ये थोड़ा मुश्किल होता है, रेस टू 1/4 इसलिए बस। तो 10 का क्यूब, एंड ये आंसर केल्विन में आएगा। बस इसका आंसर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग किसका, रेस टू 4 है तो 1/4 करना पड़ेगा। लॉग ऑफ कितना 240 माइनस, क्योंकि डिवीजन है, माइनस लॉग ऑफ 5.67, मतलब तुमको यही प्रॉब्लम होता है इसमें कि लॉग 240 में से 5.67 का लॉग सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिवीजन है उनका, एंड उसको रेस टू 1/4, तो 1/4 लेके एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो दे से दैट इसका आंसर 2.55 आता है ऐसे, 2.55, and then the answer comes out to be then 2550 Kelvin. So ये कैलकुलेशन भी लिखो साइड में, ये करना पड़ेगा तुमको। हो गया क्या? एक मिनट। हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तन्वी पढ़ेगी क्वेश्चन, एक मिनट रुको। Read the question, Tanu. compare the rate of loss of heat from a metal sphere at 827 degrees Celsius with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 degrees Celsius if the temperature of the surrounding is 27 degrees Celsius. अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखो, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम मेटल स्फीयर। तो पहले 827 पे है विद द रेट, एंड लॉस है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अभी रेट जो है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसका फॉर्मूला क्या, कभी कभी ऐसे ये ध्यान में सीईटी वगैरह के लिए रेट मतलब जो ऊपर देखा वही Q/T, पर यूनिट एरिया नहीं बोला यहाँ पे। जब रेट बोलते हैं तो पर यूनिट टाइम होता है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो एक्चुअली उन्होंने आर ऐसे यूज किया है इनफैक्ट, ओके। तो हमको पता नहीं कि वो मेटल स्फीयर है, मतलब इट इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो सीधा सीधा मैं बोलता हूँ कि उसको ऐसे वो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है ना, सो आर बोला है उन्होंने, मतलब आर लिखा है तो लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आर एमिसिव पावर के लिए यूज किया। पहले क्या करते थे कि एमिसिव पावर के लिए ई यूज करते थे, तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसे थोड़ी है वो आर एमिसिव पावर में मिक्स हो जाता है फिर, तो हम लोग ऐसे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को हम लोग ई बोलते हैं, ऐसे ई, एंड इट इज Q/T।
एंड Q by T का जनरल फॉर्मूला हमको पता नहीं है क्यों ये है क्या, सो इट इज E सिग्मा, एक मिनट मेरे पास जगह कम बचे लिखने के लिए, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट E is equal to Q by T, E लिखते हैं हम लोग उसको R की जगह, ओके, Q by T एंड इट विल बी E सिग्मा A, T तो इसके नीचे गए तो बचता है अंदर T रेस टू 4 क्योंकि लॉस है ये, माइनस T0 रेस टू 4 ऐसे, ओके, एंड देयरफॉर E1 by E2 तुमको दो टेम्परेचर पे कंपेयर करने को बोला एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 दिया है एंड सब डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो E1 by E2 कितना आएगा, तो E1 का सीधा सीधा फॉर्मूला E तो वही रहेगा, E में कोई चेंज है, सिग्मा में चेंज नहीं है, मेटल्स पेयर वही है तो A में चेंज नहीं है, तो पहला टेम्परेचर हम लोग T1 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 ऐसा लेते हैं। सीटी के लिए तो हम लोग ऐसा डायरेक्टली ही करने वाले, ये बोर्ड के लिए लिखना पड़ता है। फिर सेकंड टेम्परेचर जो है 427, पहले 827 है, तो उसके लिए T2 रेस टू 4 माइनस T0 क्योंकि सरफेस सॉरी सराउंडिंग उसी टेम्परेचर पे, तो सीधा ये एक्चुअली इनफैक्ट कैंसिल हो जाता है, तो बोर्ड में लिखना पड़ता है ऐसे, सीटी में तो सीधा लेंगे हम लोग कि E1 by E2 का सीधा सीधा फॉर्मूला T1 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय T2 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4, ऐसा सीधा सीधा फॉर्मूला। सीटी में तो बहुत डायरेक्टली जितना जल्दी हो सके हमारा हमको आना चाहिए, तो T1 पहला टेम्परेचर कितना है 820 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होता है वो लिखो, T2 जो है वो 427 डिग्री सेल्सियस है, वो केल्विन में कितना होता है लिखो, एंड T0 जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, वो तो हमको पता है 300 केल्विन, तो सब लिख लो, बस वैल्यू डाल के ये कंपेयर करना है, रेशियो निकालो। राइट ऑल दिस एंड वो टेम्परेचर्स निकालो। सबको समझ में आ गया क्या? एंड मैंने R क्यों नहीं यूज किया, समझा क्या सबको? क्योंकि R एमिसिव पावर के लिए यूज करे, वो Q by 80 है, Q by 80 करके वो R यूज करते हैं, और ये जो दिया वो रेट दिया है, बस रेट मतलब अपॉन टाइम। कितना T1 1100 ना,
1100 ना, हाँ और ये कितना, 700। तो E1 by E2 1100 raised to 4 माइनस कितना 300 raised to 4 डिवाइडेड बाय 700 raised to 4 माइनस 300। एंड इसमें तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये पहले तो 2 जीरोस ऐसे ही उड़ा सकते हो तुम, दो जीरोस तो आराम से ना वो कॉमनली कैंसिल हो जाएंगे। 11 raised to 4 माइनस 3 मतलब कितना कैंसिल हो गया बता सकते हैं क्या फटाक से? Raised to 8. रेस्ट 10 रेस्ट 8 कैंसिल की, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, बट ये भी ऐसा मुश्किल है एक्चुअली कैलकुलेशन रेस्ट टू 4 वगैरह करने के लिए, तो इट हैज टू बी लाइक 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे करो, स्टैंडर्ड मेथड है। एंड 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो पहले कितना आता है देखो, 121 प्लस 9 मतलब कितना, लिखो 130 इंटू कितना आता है देखो, जो सिंपल है मैं लिखता हूँ, 7 स्क्वायर 49 प्लस 9 58 आता है। दूसरे दोनों कितने आते हैं देखो, ये तो 40 आएगा, तो एक ये और ये 0 तो गया ऐसे। और ऊपर कितना आता है 121 माइनस 9 कितना आता है, हंड्रेड एंड 12 क्या, हाँ। उसको 4 से आता है कि डिवीजन, 28, तो ठीक है जो भी है। एंड उसको वापस 2 से डिवीजन जाएगा मतलब कितना, इधर 14 एंड 29, तो E1 is to E2 is equal to 13 into 14, it comes out to be 182 is to 29 ratio. ठीक है, हो गया क्या सबका? हाँ सर। चलो अब ये क्या है देखता हूँ मैं, if it is लेने लायक है। assuming that the temperature at the surface of the sun, find out the size of the virtual star whose surface temperature is 3000। हाँ थोड़ा बहुत ऐसा करने लायक है। ऐसा क्या है देखो, assuming the temperature of the, कौन पढ़ेगा, जाशिक पढ़ो। Assuming that the temperature at the surface of the sun is 6000 Kelvin, find out the size of the virtual star in terms of size of the sun, whose surface temperature is 3000 Kelvin, and the power radiated by the sun, by the star, is 25 times the power radiated by the sun. Treat both sun and virtual star as blackboard. ओके, तो बेसिकली पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या है हमारे टर्म्स में, बोलो अभी तक देखा है तो। पावर रेडिएटेड समृद्धि, Q by T, ऊपर अभी किया है करेक्ट। पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हमने ऐसे लिखा है, तो हम हमारा फॉर्मूला लिखो और परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेना है ना दोनों को। तो पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला हम लोग पहले तैयार करते हैं, तो वो कितना होगा, Sigma A T raised to 4. सिग्मा ए T raised to 4. हाँ इतना ही होगा ना, E नहीं होगा। हाँ ई नहीं होगा, करेक्ट है ना ये, करेक्ट है। 5 होते हैं टोटल अगर पूरा होगा तो ठीक है। तो वैसे तो सिग्मा कांस्टेंट है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 80 raised to 4 होगा, करेक्ट। हाँ। अभी ये बोला है कि पावर रेडिएटेड ऐसा वर्चुअल स्टार का 25 टाइम्स दैट ऑफ द सन है। तो हमको पूछा है कि साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार
फाइंड आउट द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार. ओके, तो साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार मतलब सन के कितने टर्म्स में, ऐसे ऐसे पूछा है ना, सन के कितने टर्म्स में, ऐसे साइज ऑफ दैट, क्योंकि एरिया अलग अलग है अभी उनका, तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा. तो E1 हम लोग सन के लिए चूज करते हैं ऐसा, E1, एंड E2 जो है वो वर्चुअल स्टार के लिए चूज करते हैं. ठीक है, ऐसे करो. तो ऐसे E1 बाई E2, इसका वैल्यू क्या आएगा E1 बाई E2 का, लिखो. E1 मतलब सन, तो A1 बाई A2 इंटू T1 बाई T2 रेज टू 4 होगा ना, करेक्ट कि नहीं? वो हाँ. लोग बहुत ज्यादा ना ऐसा ऐसा देख के लगता है कि ले लो कि नहीं ले लो, इतना ऐसा लिखते हो, इसको स्टार हो ये वो. ठीक है, तो E2 वर्चुअल स्टार की कितनी दी है ऐसे, E2 इक्वल टू कितना टाइम्स दिया है, 25. 25 E1, कुछ कुछ लिख लेते हैं. और T1 से सन का टेम्परेचर कितना दिया है, 6000 का. 6000 केल्विन, और इसका कितना दिया है 3000 केल्विन, ये लिखो साइड में. तो यहाँ पे ऐसा 25 E2 होगा, A1 बाई A2, ये सरफेस एरिया है, ऐसे सरफेस एरिया हम लोग ले रहे हैं. सर E1 होगा वो. कहाँ? 25 E1 होगा. हाँ, E2 इज अरे E1 और ये A2 करेक्ट था. एंड T1 कितना है सन का, 6000 अपॉन 3000 रेस टू कितना 4. तो E1 को E1 गया ऐसे, तो 1/25 इज इक्वल टू A1 बाई A2, एंड यहाँ पे कितना 2 रेस टू 4 मतलब कितना है 16. 16. तो 16 A1 इज इक्वल टू 20. 16 A1 है क्या, पूरा का पूरा है सब, 16 इंटू 25 A1 ना, करेक्ट ना. 16 इंटू 25 A1 इज इक्वल टू व्हाट, A2, एंड 2 हमारा वर्चुअल स्टार है ना, तो A2 इज इक्वल टू 16 इंटू 25 A1 ऐसे आया. तो रेडियस के टर्म्स में उसको आंसर चाहिए, तो पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25 पाई R1 का स्क्वायर, पाई एंड पाई कैंसल. So what will be R2 equal to 20 R1. 4 into 5 R1. तो वर्चुअल स्टार का रेडियस इज 20 टाइम्स रेडियस ऑफ द सन. साइज निकालने के लिए बोला था. Therefore रेडियस ऑफ, लिखो ऐसे, रेडियस ऑफ वर्चुअल स्टार इज इक्वल टू 20 into रेडियस ऑफ सन. while using ऐसे, जब तुम लोग सिंबल नीचे सबस्क्रिप्ट वगैरह यूज करो तो सिंपल वाले यूज करने का, 1 2 ऐसे, स्टार सन ऐसे नहीं करने का. हो गया क्या सबका? हो गया. चलो ये इसका तो खत्म हो गया. अभी प्रॉब्लम्स ऑन रेडिएशन, टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स. काइनेटिक थ्योरी के तो हमने पहले ही खत्म कर दिया.
चलो करो स्टार्ट। सारंग रीड करूँ क्या? हाँ Calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 100 centimeters square when it is maintained at 227 degrees centigrade. ठीक है, तो लिखो चलो सरफेस 1 मिनट, टाइम 1 मिनट दिया है, मतलब 60 सेकंड डायरेक्टली लिख सकते हो। एरिया दिया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो फटाफट, 100 इंटू 10⁻⁴ क्या -4 मीटर स्क्वायर, सो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड उसका टेम्परेचर कितना है? 227 प्लस 273 केल्विन, मतलब कितना होता है? 500 क्या? एंड क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा ए टी T⁴। सिग्मा डायरेक्टली 5 पॉइंट दिया नहीं उन्होंने, तो 5 पॉइंट क्या, नॉर्मली 67 ही देते हैं। 5.67 इंटू 10⁻⁻8। एरिया कितना है? 10⁻⁻5 एंड ये 5 इंटू 10 स्क्वायर करो इसको, टेम्परेचर को, उसको ⁻⁴ है, उसको ⁻⁴ है, तो Q इज इक्वल टू 5.67 60 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻10 एंड 5⁻⁴ कितना होता है? 625 625 एंड 10⁻⁻ कितना? 8 Q is equal to 5.67 625 into 10⁻⁻ कितना? -2। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऐसे सिंप्लिसिटी इसको इसके साथ जोड़ दो, तो 60 इंटू 6.25 एंड राइट जूल। लॉग टेबल से तुम करो, लॉग करके ऐड करने। जाशक क्या सर? पढ़ो। The energy emitted from a hole in an electric furnace at the rate of 20 watt when the temperature of the furnace is 727 degrees Celsius. What is the area of the hole? चलो करो स्टार्ट। एनर्जी इज एमिटेड इन एन एट द रेट, मतलब हमको हमारे टर्म्स में वो ई दिया है, Q/T, ऐसा ई नाम देंगे हम उसको, 20 वाट, 20 जूल पर सेकेंड। व्हेन द टेम्परेचर कितना है? 727 प्लस 273 केल्विन, मतलब कितना होता है? 1000 केल्विन। ठीक है, एंड सिग्मा दिया है तुमको, एंड फर्नेस को ब्लैक बॉडी समझने का, सिग्मा कितना दिया है? 5.7 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन⁻⁴। तो क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू क्या? Sigma A T⁴. तो एरिया इज E अपॉन सिग्मा T⁴। E कितना है? 20
सिग्मा 5.7 इंटू 10⁻⁸ एंड यहाँ पे 10 का क्यूब करो ना, 10 क्यूब, तो 10 उसका रेस टू 4 डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, वो 10 रेस टू कितना 12 होगा ना। तो 20 डिवाइडेड बाय 5.7 है वैसा, एंड नीचे 10 रेस टू 4 है। सो जो भी आता है उनका 3.5 है कुछ तो आंसर, दिस 3.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। मेगा को बढ़ना। The emissive power of a sphere of area 0.02 meter square is 0.5 kilocalorie. What is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 seconds? एमिसिव पावर है मतलब आर दिया है ना, एमिसिव पावर इज आर। .5 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, बट आर मतलब क्या होता है, Q/80 होता है ना। सो Q/80 तुमको दिया है 0.5 किलो कैलोरी। तो ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसा डायरेक्ट है वो, ऐसा डायरेक्टली पूछा है। आर आर और बाकी इसमें तुमको रिलेशन आता है क्या, तो कितना होगा 0.5 A इंटू टी, तो सीधा डायरेक्ट ही तो सब दिया है। 0.5 एरिया कितना दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, तो उसको यू कैन मेक इट 2 इंटू 10⁻⁻² ऐसे लिख सकते हो ना, इस 2 इंटू 10⁻⁻², एंड टाइम कितना दिया है 20, तो ये तो 1 बन जाता है। तो रहा क्या, 2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻², बट आंसर किलो कैलोरी में होगा क्योंकि सब किलो कैलोरी, सो 0.2 किलो कैलोरी। ऐसा रेडिएशन पे बेस्ट क्वेश्चन ही नहीं है वो। तन्वी को पढ़ना है क्वेश्चन। Compare the rates of emission of heat by a black body maintained at 727 degrees Celsius and at 227 degrees Celsius. If the black bodies are surrounded by an enclosure at 27 degrees Celsius, what would be the ratio of their rates of loss of heat? करना है, हो गया ना वैसा। हाँ, बस वो एक्चुअली था, बस कौन से बॉडी के लिए, जनरल यहाँ पे किया था, जनरल बॉडी के लिए था, इसलिए वहां पे बस हमने ई भी लिया था उसमें। तो ब्लैक बॉडी है तो अभी क्या नहीं लेना है, बस उस इक्वेशन में ई नहीं लेना। ई का वैल्यू कितना होगा 1। अभी आना is going to read the question. Should I read? Yeah. Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. How will the curve of a black body radiation look like for this temperature? Find out the lambda max. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? तो कौन से लॉ पे बेस्ड है, on which law this is based upon? एक्चुअली ये क्वेश्चन आया तो ऐसे होगा कि कौन से रीजन में है वो, कौन से लॉ पे
लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी ना. मीन्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 2.8 देखो और बताओ मेरे को. 2.897 into 10 raised to minus 3. टू 2.897 ना. हाँ. इंटू 10 रेज टू -3. तो लैम्बडा मैक्स कितना होगा? 2.897 इंटू 10 रेज टू -3. ठीक है. एंड 280 केल्विन मतलब 2.8 इंटू 10 रेज टू 2 होगा. सो लैम्बडा मैक्स उनका आंसर ऐसे इसका जो है दे आर गिविंग 1.035. दैट इज ऑब्वियस 2 से थोड़ा ही बड़ा है. इंटू 10 रेज टू -5 मीटर. दे से अगर आया तो ऐसे इतना ध्यान में नहीं होता है किसी के, तो माइक्रोवेव रीजन में है, आया तो ऐसे आएगा क्वेश्चन. ओके. माइक्रोवेव रीजन अर्थ का. दे से दैट कि हाउ द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी विल लुक लाइक. तो ये एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ ऐसे कर्व होगा नहीं. लैम्बडा कल हमने देखा है कि दैट कर्व लुक्स लाइक दिस. ऐसा कुछ तो टाइप ऐसे होगा ऐसे. ओके. एंड उसका जो तुम्हारा लैम्बडा मैक्स है, दिस इज लैम्बडा मैक्स. तो लैम्बडा मैक्स कितना है हमारा? वेवलेंथ 1.035 इंटू 10 रेज टू -5 मीटर. ऐसे इधर निकले. दिस शुड द कर्व. कंप्लीटेड क्या? अथर्व तुम लेट क्यों आते हो? रोज क्लास 5:30 बजे है ना? तो प्रीलियम थी मेरी, आज लास्ट था पेपर. आज लास्ट पेपर था. कल से टाइम पे आना. हाँ. ये हो गया क्या सबका? हाँ. नेक्स्ट. कौन पढ़ेगा अभी? मंगेश माइक चालू है क्या? तो लिखो प्रॉब्लम चैट में. हाँ सारंग पढ़ो. A small blackened solid copper sphere of radius 2.5 centimeter is placed in an evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees centigrade. At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 110 degrees Celsius? Take Stephen's constant sigma to be 5.76 into 10 raised to -8 joule second inverse meter inverse square Kelvin inverse raised to 4 and treat the sphere as black body. At what rate energy should be supplied? The temperature of chamber is maintained at 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये चेंबर है एक्चुअली, चेंबर. एंड चेंबर के अंदर ये ऐसा स्फीयर है. चेंबर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये T0 हो गया. ठीक है. एंड इसको हमको रखना है 110 डिग्री सेल्सियस पे से. तो इसको क्या हीट सप्लाई करना पड़ेगा? एट व्हाट रेट ऐसे बोल रहे हैं.
एट व्हाट रेट, मतलब क्यू बाई टी पूछ रहे हो, एट व्हाट रेट। अगर 110 पे अगर तुमको करना है तो क्यू बाई टी है, क्योंकि वॉट में आया देखो आंसर। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? sigma t raised to 4 minus t0 raised to E is equal to Q by T is equal to sigma t raised to 4 और A, minus t हाँ, एंड ब्लैक बॉडी लेना है तो T रेज टू 4 माइनस कितना, t0 raised तो फिगर भी निकालो एंड फॉर्मूला लिखो। तो सिग्मा का वैल्यू 5.76 दे, 67 होना चाहिए, 76 नहीं होता है। तो E इज इक्वल टू, बट रेडियस दिया है ना इसे, सो यू हैव टू मेक इट, एरिया को पायर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, पायर स्क्वायर T रेज टू 4। इसीलिए ये ना बेकार प्रॉब्लम्स होते हैं, इनफैक्ट इसकी तरफ से नहीं जाना चाहिए, अवॉइड द प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े कैलकुलेशन रहते हैं। अभी ये क्या टी, मजाक है क्या, T रेज टू 4 मतलब कितना, 110 प्लस 273। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम छोड़ दो, तुम करना मत, क्योंकि इसको रेज टू 4 माइनस इसको रेज टू 4, डोंट डू इट, इस इतने बड़े कैलकुलेशन में नहीं जाने को। प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, बट कैलकुलेशन कुछ भी है, मतलब 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आया तो भी वर्थ नहीं है कैलकुलेशन से। 4 मार्क को आएगा नहीं प्रॉब्लम, 3 मार्क को आएगा, उसके लिए तो बिल्कुल वर्थ नहीं है कैलकुलेशन। चलो अभी कौन पढ़ेगा? समृद्धि, चलो। Find the temperature of a black body if its spectrum has a peak at A lambda max is equal to 700 nanometer, B lambda max is equal to 3 centimeter, and C lambda max is equal to 3 meter. ठीक है, वो अलग अलग केसेस है बस, एंड बी का वैल्यू दिया है ना, तो पहला ए जो है हमको क्या करना है ना, लैम्बडा मैक्स इंटू टी, ए लिखो इज इक्वल टू बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो टी इज इक्वल टू व्हाट, बी अपॉन लैम्बडा मैक्स, अलग अलग बॉडीज है वो। तो बी कितना दिया है, 2.897 इंटू 10 रेज टू -3, एंड पहले का लैम्बडा मैक्स जो है यहाँ पे लिख लो, लैम्बडा मैक्स कितना है 700 नैनोमीटर, मतलब 700 इंटू 10 रेज टू -9 मीटर, so it is 700 into 10 raised to -9। तो इसको ऐसा करो, 28.97 करो ऊपर, 28.97 क्या, तो 10 रेज टू कितना हो जाएगा -4, एंड नीचे उसका 7 किया, 7, तो ये दो इसमें से कट जाएगा, मतलब -7। तो इसको इससे डिवाइड करो, देखो 7 से डिवाइड करके कितना आता है, उनका आंसर 4.13 ऐसा कुछ तो है, ठीक है ना, into 10 raised to 3 Kelvin. So it comes out to be 4138 Kelvin. तो फिर बी एंड सी होमवर्क ना, ऐसे क्या है उसमें, अभी 3 सेंटीमीटर पे करने का एंड 3 मीटर पे। हो गया क्या सबका?
सर चलो, सो ये टॉपिक खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है।